वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं की हिंदी की पाठ्यपुस्तक का अध्याय 5 चिट्ठियों की अनोखी दुनिया। आज वो जमाना है जब लोग चिट्ठियां ना के बराबर लिखते हैं, लेकिन अगर हम देखें ऑफिशियल तौर पे तो चिट्ठियां आज भी लिखी जाती हैं। लेकिन अब जमाना थोड़ा बदल गया है। हाई स्पीड इंटरनेट के कारण दुनिया जो हमारी बदली हुई दुनिया है वो क्या करती है, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम मैसेज लिख देती है। लेकिन उन मैसेज से जितना हमें मजा आता है पढ़ने और लिखने में, उससे कहीं ज्यादा मजा आता है चिट्ठियों को पढ़ने और लिखने में। तो आइए बात करते हैं उन्हीं चिट्ठियों की अनूठी दुनिया की। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। क्या कहेंगे, पत्र जो है ना, पत्र को लिखने में जब हम मन की बातें लिखते हैं और सिर्फ किसी दूसरे का लिखा हुआ खत जो हमारे पास आता है उसको पढ़ने में जो आनंद आता है, वो खुशी, वो संतोष हमें एसएमएस या फोन पे नहीं मिल सकता। हम जब चाहें बेशक 50 बार 100 बार कभी भी 2 साल 4 साल के बाद भी उस खत को ऐसे निकाल के पढ़ सकते हैं और फिर से वही आनंद, वही खुशी, उत्साह महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने खुशी की बात सिर्फ फोन पे सुन ली तो हमें वो सुना हुआ हमें पता है कि हमने फोन पे क्या सुना, लेकिन जो वहां से कहा गया उस आवाज को हम बार बार नहीं सुन सकते। हमने अगर किसी एसएमएस पर कोई संदेश पढ़ लिया तो उस एसएमएस के द्वारा संदेश को पढ़ के हमें मजा तो आता है, खुशी तो मिलती है, लेकिन वो वाला उत्साह नहीं जो खत से मिलता है। हमारी दुनिया बेशक तरक्की कर चुकी है, इसमें तमाम सुविधाएं, लेकिन फिर भी जो खतों की अहमियत है वो कभी भी कम नहीं हो सकती। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, देखिए खत एक ही खत है, चिट्ठी कितने सारे अलग अलग भाषाओं में कितने नाम हैं। पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख। तेलुगु में उत्तरम भी कहते हैं, जाबू भी कहते हैं और लेख भी, तथा तमिल में काडित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। हम जो चिट्ठियां लिखते हैं या फिर हमें कोई चिट्ठियां लिखता है तो ऐसा तो नहीं कि हमने खत लिखा एक दूसरे पर, दूसरे व्यक्ति के पहुंच गया, नहीं, वो खत अलग अलग जगहों से होते हुए उस व्यक्ति के पास जाते हैं, उस पते पर चले जाते हैं, उस एड्रेस पर जाते हैं जहां पर हमने उस पत्र को भेजा है। वो घूमता है इधर, उसके बाद ही वहां पर पहुंचता है। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। सिर्फ इंडिया में, सिर्फ हमारे देश भारत में 4.5 करोड़। तो सोचिए पूरी दुनिया में कितनी सारी चिट्ठियां भेजी जाती होंगी इधर उधर, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। बिल्कुल सच बात है कि पत्रों की अहमियत का कोई जर्नी, मान लीजिए कि आपने कहीं किसी जॉब के लिए, किसी कोर्स के लिए अप्लाई किया और वहां से खत आ जाए, उस खत को पढ़ने के बाद कितनी खुशी मिलती है। वो खत हम चिट्ठी हाथ में लेकर हर जगह घूमते सबको दिखाते, देखो मेरा जॉब लग गया या फिर मुझे इसमें एडमिशन मिल गया, जो भी हमने किसी चीज़ के लिए भेजा है वो खत जब हम सबको दिखाते तो जितनी बार हम खत को किसी को दिखाते हैं, जितनी बार हम पढ़ते उतनी बार एक नई खुशी का हमें आनंद मिलता है। उसको देख देख के हम हर्षित होते हैं, बहुत खुश होते हैं। बाल पत्र को ऐसे देखते हैं, खुश होते हैं, अरे वाह मेरी देखो मेरी मेहनत का फल इस खत में लिखा हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए। एक समय था, पुराने समय, जब राजा महाराजाओं का समय, जब चिट्ठियां लिखी जाती थी तो चिट्ठियों को लिखकर एक सैनिक के साथ भेजा जाता, वो सैनिक घोड़े पर बैठ के दूसरे देश या दूसरे प्रदेश जाया करता, वहां के जहां किसी राजा को किसी राज्य में पत्र भेजा गया वहां पर उसको भेजते। लेकिन फिर थोड़ा समय बदल गया, उसके फिर पहिए आ गए, यानी गाड़ियां आ गई, गाड़ियों के सारे गाड़ियों में पत्र को यहाँ वहां लेके जाया जाने लगा। पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। बसें, गाड़ियां चलती हैं, लेकिन रेल की जो गति बहुत ज्यादा तेज है और तार तो उससे भी ज्यादा तेज हो गया। तो चिट्ठियां जो हम लिखते एक जल्दी बहुत ही कम समय में दूसरी जगह पर पहुंच जाती है रेलवे की गति के कारण।
तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस, आगे रेडार, दुनिया बदल रहा, दुनिया और बदलती जा रही। इंटरनेट हमारा इतना हाई स्पीड हो गया कि झट से हम जब भी चाहें खत अपना मैसेज, अपना संदेश दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। पत्र को और बढ़ाने के लिए, इसकी जो परंपरा है उसको और बढ़ाने के लिए स्कूलों में भी पत्र लेखन का जो अध्याय वो किताबों में छापा गया। हिंदी ग्रामर की, हिंदी व्याकरण की पुस्तक में छापा गया, ताकि बच्चों को पता चले कि पत्र कैसे लिखा जाता है, किसको लिखा जाता है, उसको लिखने का सही तरीका क्या है, पत्र के कितने प्रकार होते हैं। ये सब कुछ हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं। भारत में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास की। जो हमारा विश्व डाक संघ था उसने बहुत प्रयास की कि जो पत्रों की व्यवस्था है उसको बहुत सुदृढ़ बनाया जाए। उसके कारण पत्रों को भेजने में, आने में काफी समय ना बर्बाद हो, लोगों को जल्द से जल्द उनका संदेश मिल सके, लोगों को पत्र अपना संदेश भेजने में आसानी हो सके। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। मतलब बच्चों को खतों की, चिट्ठियों को लिखने के लिए उत्साहित हो, उनको खत को लिखने में मजा आए, इसके लिए कॉम्पिटिशन्स करवाए गए और ये शुरू किया गया 1972 में। विश्व डाक संघ ने इसको शुरू किया ताकि बहुत से बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें, उन्हें खत लिखने का तजुर्बा, उन्हें खत लिखने आए, वो एक से एक बढ़ के अच्छे तरीके से खत लिखे, जो खत लिखने की परंपरा है वो आगे बढ़ती जा सके। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज गति को रोका है, पर व्यवहारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। बेशक हमारी दुनिया आज बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी जो खतरों का सिलसिला है वो गांवों में आज भी जायज है। हम शहरों के लोग तो खत कम लिखते हैं, लेकिन ऑफिशियल तौर पे आज भी खतों का, चिट्ठियों का आदान प्रदान होता है। आपने देखा होगा आपके घरों में आपके माता पिता अगर कहीं जॉब करते हैं, कहीं काम करते हैं, या फिर आपके बड़े भाई बहन, तो वो लोग अगर कुछ भी, अब तो क्या मेल पे लोग भेज देते हैं, लेकिन फिर भी जो ऑफिशियल मेल लेटर होता है, जिसका मतलब हार्ड कॉपी कहते हैं, वो हमें खतों के द्वारा ही, कॉरियर के द्वारा हमारे पास आ जाती है। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा हो या ना लिखवाया हो। पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार ना किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। बिल्कुल सच बात है। हम बेशक खत लिखे ना लिखे, हम ना, आज के बच्चे अगर खत लिखते हैं नहीं तो, लेकिन वो खत लिखना आता है, पढ़ना आता है, वो खत कैसे लिखा जाता है उन्हें सिखाया जाता है स्कूलों में। और जो हमारे सैनिक है, जो हमारे सोल्जर्स हैं, उनकी तो पूरी की पूरी जिंदगी सेना के, देश की सेवा करने के अलावा खतों के इंतजार में रहते हैं। उन्हें फोन बेशक वो भी करते हैं, लेकिन खत लिखते हैं अपने परिवार वालों को, उनके परिवार वालों का भी खत आता है। उस खत की जो खुशी होती है वो सैनिक से पूछिए कि कितनी खुशी मिलती है उस खत को पढ़कर या फिर सुनकर, लिखकर। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने पूरी दूरी घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। ठीक, समय बदलता चला गया। लोग पहले चिट्ठियां लिखते, चिट्ठियां लेकिन दूर भेजनी है, वहां पे चिट्ठी को जाने में लंबा समय लग जाता था, फिर वहां से वापस जवाब आएगा और लंबा समय लगता था, तो महीना 2 महीना उसमें लग जाया करता था। लेकिन अब जो हमारे समाज ने, हमारे विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि चिट्ठियां जो परिवहन के माध्यम से, सड़क यातायात के संचार के जो है उसके परिवहन के माध्यम से जो हमारा चिट्ठियों का सिलसिला, वो उसका जो समय है व्यतीत उसमें लगने वाला वो कम हो गया है। संचार का जो साधन है वो एकमात्र चिट्ठी था एक समय में, लेकिन आज थोड़ा बदल चुका है। फोन है, फैक्स है, ये सब कुछ आ चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हो, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं।
आज भी हमारे, आपने देखा होगा, आपके माता पिता या आपके दादी अपने पुराने समय की चिट्ठियों को बड़े ही संभाल के रखते हैं। कभी कभी अगर आप उनसे पूछेंगे तो आपको दिखाएंगे, अगर उनके पास हुई तो, कि उनके पुराने समय की चिट्ठियां जो उन्होंने लिखी हो या फिर उनके माता पिता ने, दोस्तों ने उनको लिखी हो, वो चिट्ठियां संभाल के रखते हैं। वो इस बात की पहचान है कि एक समय था जब चिट्ठियों के सहारे लोग अपनी मन की बातें, अपनी इच्छाएं, कामनाएं दूसरों को बताया करते, अपनी खुशियां एक दूसरे से बांटा करते थे। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। एक समय था जब नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को पत्र लिखा था, वो उनका जो पत्र था आज भी किताबों में है, हम सब पढ़ते हैं। अगर फोन होते तो शायद वो पत्र न लिखते, और उस खत को पढ़ के जो प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की, वो नहीं मिल पाती। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। भाई हमारे आज़ादी के समय जो आज़ादी हमें मिली है अंग्रेजों से, तो उस समय जो अंग्रेज अफसर थे उन्होंने अपने परिवार वालों को खत लिखे, और उन्होंने जो खत में जो बातें लिखी संग्राम से जुड़ी, स्वतंत्रता के संग्राम से जुड़ी हुई बातें जो खत में लिखे, उन खतों की पुस्तक सी बन गई है। और उससे ही पढ़ के हमें पता चलता है कि वो समय कैसा था, संग्राम कितनी मजबूती से था, आज़ादी की जो लहर थी देशवासियों में कितनी मजबूती से थी, और जिस कारण हमें आज़ादी मिल सकी। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वे जहां भी रहते वहां तक पहुंच जाते थे। महात्मा गांधी पर लोग चिट्ठियां लिखते थे, और वहां पे पता करते सिर्फ महात्मा गांधी इंडिया ने की जो खत है महात्मा गांधी के पास और भारत में जाने वाला है। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी के पास देश विदेश से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनकी कोई जोड़ नहीं थी। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते, अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। तो आज़ादी के समय जब महात्मा गांधी को बहुत से लोग खत लिखा करते, तो महात्मा गांधी की आदत क्या थी, जैसे उन्हें खत मिलता वो पढ़ते थे और उसी वक्त उसका जवाब भी लिखकर दे दिया करते थे। लेकिन उनके अंदर एक हुनर और ये था कि अगर अपने दाहिने हाथ से लिखते थे और जब लिखते लिखते उनके हाथ में दर्द हो जाता था, दूसरे हाथ से नहीं, दोनों ही हाथों से वो लिख सकते थे, फिर बाएं हाथ से लिखना शुरू कर देते थे। और उस समय जो पत्र आए मिलते थे लोगों के पास, किसी भी नेता के या फिर महात्मा गांधी के, लोग उन पत्रों की इतनी इज्जत करते थे, उनकी इतनी महत्वता था कि उनको फ्रेम करवा के अपने घर में लगा देते ताकि पत्र खराब ना हो। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं थे। पंत के 200 पत्र के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है, कहा पत्रों के आयनों में दयानंद, सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे और पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग
की ही थी। जब आज़ादी मिली हमारे देश को तो सभी ने चिट्ठियां लिखनी शुरू की, सभी अपनी आज़ादी की खुशी को, आज़ादी की उमंग को अपने रिश्तेदारों को, परिजनों को बताया करते थे कि हमें आज़ादी कैसे मिली, इसके लिए हमें क्या क्या कुर्बानियाँ देनी पड़ी। तो सबसे अच्छी जो भूमिका निभाई थी वो डाक विभाग की थी, क्योंकि उस समय जो डाक विभाग था उसने खतों को एक अच्छे तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया ताकि लोग उसको पढ़कर खतों की अहमियत को जान सकें। इसकी एक खास वजह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्रों की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़ियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढानियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआमी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। चिट्ठियों की इतनी अहमियत है कि आज भी लोग उसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। और बहुत से घर तो गांव में ऐसे हैं जहाँ पे मनी ऑर्डर के द्वारा पैसे आते हैं, और कैसे आता है, चिट्ठियों के द्वारा। चिट्ठियाँ आती है, उसमें मनी ऑर्डर होता है, पैसे आते हैं और उन्हीं पैसों से लोग अपने घरों को चलाया करते हैं, अपने घरों का निर्वाह करते हैं। तो समय बेशक हमारा आज बदल चुका है, बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी जो चिट्ठियों की अहमियत है वो कभी भी खत्म नहीं हुई थी और ना ही कभी खत्म होगी। चिट्ठी जो लाने वाला डाकिया होता है वो जब चिट्ठी लेकर आता है उसको देखते कितनी खुशी मिलती है, कितनी अच्छा लगता है कि नहीं हमारी चिट्ठी आई है। तो लोग उसे देवदूत यानी ऐसा मानते हैं भगवान ने भेजा हमारे लिए एक शुभ समाचार लेकर। तो चिट्ठियों की अहमियत को आप अच्छे समझ गए और मुझे उम्मीद है कि अब आप भी अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को चिट्ठी लिखकर देखेंगे कि उसको कितना आनंद मिलता है। और उसकी और आपके जवाब में जब आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपको दोबारा से चिट्ठी लिखेंगे तो उसे पढ़ के जो आपको खुशी मिलेगी उसका अंदाजा तो आप लिखने के बाद ही लगा पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज का अध्याय आपको बहुत पसंद आया होगा। इसको लिखा था अरविंद कुमार सिंह ने। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।